आजीवन अन्याय से जूझने वाले क्रांतिकारी पांडुरंग महादेव बापट। पांडुरंग महादेव बापट भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। उनको सेनापति बापट के नाम से भी जाना जाता था। बापट जी के विषय में साने गुरुजी ने कहा था, सेनापति में मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज, समर्थ गुरु रामदास तथा संत तुकाराम की त्रिमूर्ति दिखाई पड़ती है। बापट जी आजीवन अन्याय से जूझने वाले क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी पांडुरंग बापट का जन्म 12 नवंबर 1880 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित पारनेर नामक नगर के एक निर्धन परिवार में हुआ था। बापट जी के पिता का नाम महादेव व माता का नाम गंगाबाई था। निर्धनता उनकी पढ़ाई में बाधक न बन सकी, क्योंकि वह मेधावी छात्र थे, जिससे पढ़ाई का सारा खर्च उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्तियों से पूर्ण होता गया। पूना से स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने इंग्लैंड चले गए। वहाँ वह इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञ बनने के स्थान पर अग्निबम बनाने की कला में निपुण हो गए। यही उनकी भेंट वीर सावरकर से हुई। वीर सावरकर के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और क्रांतिकारी संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। क्रांतिकारी बापट में दो महान गुण जन्मजात थे। पहला निर्भीकता और दूसरा साहस। मृत्यु की तो वह तनिक भी चिंता न करते थे। एक दिन उन्होंने वीर सावरकर से ब्रिटिश संसद को अपने बमों से निशाना बनाकर तहस नहस करने की आज्ञा मांगी, किंतु बापट को ऐसा कार्य न करने की सलाह देते हुए भारत लौटने के लिए कहा। तुम भारत पहुंचकर वहां के क्रांतिकारियों को बम बनाने के प्रशिक्षण से अवगत कराओ। भारत में तो उस समय कितने ही क्रांतिकारी ब्रिटिश शासन को समूल उखाड़ने के लिए सीना ताने तैयार खड़े थे। क्रांतिकारी बापट ने सन 1906 में भारत लौटकर लोकमान्य तिलक से भेंट की और क्रांति से संबंधित अनेक गतिविधियों पर विचार विमर्श किया। सन 1908 में मानिक बम कांड के सिलसिले में ब्रिटिश राज्य शासन का दमन चक्र जोर शोर से चल पड़ा और किसी जासूस ने क्रांतिकारी बापट का भी नाम ले दिया। फिर क्या था, इन्हें बंदी बनाने के लिए पुलिस की टुकड़ियां जहां तहां छानबीन कर पता लगाने लगी, पर क्रांतिकारी बापट का कहीं पता न लगा। वह महाराष्ट्र में ही क्रांति की मशाल हाथ में लिए जगह जगह घूमते रहे और नवयुवकों को बम बनाने की शिक्षा तथा अंग्रेजों को छकाने के क्रांतिकारी ढंग बताते रहे। उन्होंने 5 वर्ष भूमिगत रहकर पुलिस को ऐसा छकाया कि वह भी नाकों चने चबा गई। सन 1918 में क्रांतिकारी बापट ने लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित मराठा का संपादन किया। अपनी संपादन कला से मराठा के हजारों पाठकों को यह बता दिया था कि शस्त्र उपासक सरस्वती का उपासक बनकर अपनी लेखनी से हजारों व्यक्तियों के दिल और दिमाग को नई दिशा की ओर मोड़ सकता है। सन 1920 महाराष्ट्र का प्रसिद्ध किसान आंदोलन और जिसका नेतृत्व कर रहे थे पांडुरंग महादेव बापट। अंग्रेज सरकार ने टाटा जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए सैकड़ों किसानों की भूमि को अपने कब्जे में कर लिया था और कितने ही किसान केवल मात्र अपनी जीविका का साधन भूमि के छिन जाने पर तिलमिला उठे थे, पर उनमें संगठित होकर भी अंग्रेज शासन से टक्कर लेने की हिम्मत न थी। पर आजीवन अन्यायों से जूझने वाले क्रांतिकारी बापट किसानों का दुख दर्द देखकर कैसे चुप रह सकते थे। उन्होंने महाराष्ट्र के समस्त किसानों को संगठित कर सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारी बापट इस सत्याग्रह संग्राम का सफल नेतृत्व करने के कारण ही सेनापति की उपाधि से विभूषित किए गए और उसके बाद महाराष्ट्र में होने वाले प्रत्येक आंदोलन का उन्होंने बड़ी कुशलता से नेतृत्व किया। विद्युत उत्पादन केंद्र के कार्य को शीघ्र ही पूर्ण करने की दृष्टि से सैकड़ों मजदूरों से भरी मोटर उक्त केंद्र की ओर जा रही थी।
सेनापति बापट ने मोटर चालक के पैरों पर गोली दागकर श्रमिकों को कार्य करने न जाने दिया। सेनापति बापट का यह कार्य अंग्रेज शासन के लिए एक चुनौती सिद्ध हुआ। वह अपने पार्श्विक बल के सम्मुख भला किसी की बात क्यों सुनने वाली थी। मोटर ड्राइवर की हत्या के प्रयास का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया और अंत में जब सब गवाहों के बयान पूरे हो गए तो न्यायाधीश ने क्रांतिकारी बापट से भी अपनी सफाई देने को कहा। क्रांतिकारी बापट थोड़ी देर तो गंभीर हो गए, फिर बड़ी शांति से बोले, मैं क्रांतिकारी हूँ, आतताई नहीं। मुझे अपने निशाने पर पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं अच्छे ढंग से पिस्तौल चला लेता हूँ। मेरा उद्देश्य ड्राइवर को मारना बिल्कुल न था, वरन जिस अन्याय की सहायता से मैं वह जुटा था उससे अलग करना ही मेरा उद्देश्य था। मैं अपने कार्य को विशुद्ध सत्याग्रह मानता हूँ। यदि न्यायालय मुझे दोषी मानता है तो उसके द्वारा दिए गए दंड को भुगतने के लिए मैं सहर्ष तैयार हूँ। और सेनापति बापट को 12 वर्ष का कठोर कारावास दंड सुना दिया। क्रांतिकारी बापट तनिक भी विचलित न हुए। वह घटना आज भी राष्ट्र प्रेमियों के सम्मुख है। जिस दिन उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाने का व्रत लिया था, फिर उस व्रत के सम्मुख आने वाली अनेक बाधाओं से वह विचलित हो भी कैसे सकते थे। पूना के डेक्कन कॉलेज के छात्रावास में अपने 2 अन्य मित्रों की उपस्थिति में क्रांतिकारी बापट ने नंगी तलवार पर हाथ रखकर अपने व्यायाम शिक्षक श्री दामोदर बलवंत भिड़े के सम्मुख प्रतिज्ञा की, मैं राष्ट्र हित में अपना संपूर्ण जीवन लगाऊंगा। फिर उसी संकल्प की पूर्ति हेतु आजीवन प्रयत्न करते रहे। कारावास की लंबी अवधि से रिहा होकर क्रांतिकारी बापट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सन 1931 में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सन 1932 में जब हिंदू महासभा के नेता वासुदेव बलवंत गोगाटे ने अंग्रेज गवर्नर हडसन पर पूना में गोली चलाई, तब कितने ही नेताओं ने गोगाटे के इस साहसपूर्ण कार्य की कटु शब्दों में आलोचना की, पर उस समय अपनी आत्मा की पुकार पर सिंह गर्जना करने वाले और गोगाटे के कार्य को प्रोत्साहित करने वाले सेनापति बापट थे, जिन्होंने कहा था, शाबाश बहादुर, ऐसा ही करना चाहिए था। अंग्रेज सरकार भला क्यों चूकने वाली थी। वह सदा ऐसे अवसरों की तलाश ही करती रहती थी। उसने क्रांतिकारी बापट को हिंसा भड़काने का दोषी बताकर बंदी बना लिया और 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना दी। सन 1937 में बंबई में कपूर मंत्रिमंडल के गठित होने पर उन्हें रिहा किया गया। जीवन की कठोर यातनाओं से घबराकर वह हार मानने वाले न थे। उन्होंने तो अब और अधिक सक्रियता के साथ कार्य करके लक्ष्य पूर्ति हेतु जुटने का निश्चय कर लिया। सन 1939 में हिंदू महासभा और आर्य समाज ने संयुक्त रूप से हैदराबाद जन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जो सत्याग्रह चलाया, उसकी प्रथम पंक्ति में खड़े होकर नेतृत्व करते हुए अंग्रेज शासन को ललकारा। सन 1940 में द्वितीय महायुद्ध विरोधी भावना भड़काने के आरोप में उन्हें फिर बंदी बना लिया गया और इस प्रकार जीवन के 87 वर्षों में से उन्होंने 20 मूल्यवान वर्ष जेल में ही बिता दिए। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता संग्राम के लाखों सैनिकों के स्वप्न साकार हुए। सेनापति बापट की भी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह भी भारत माता की जय जयकार करने लगे। अनेक सैनिकों ने अपनी सेवा और त्याग के फलस्वरूप स्वतंत्र देश की सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की, पर बापट ने अपनी जवानी की पूंजी को होम देने के बाद भी बदले में कुछ न चाहा। वह तो इस बात पर प्रसन्न थे कि अपने प्रयत्नों का फल स्वतंत्रता के रूप में अपने ही जीवन में देख सके, जबकि कितने ही क्रांतिकारी प्राणोत्सर्ग करने के बाद जीवन की एक राह बनाकर ही विदा हुए थे और उस मार्ग पर आने वाले सैनिकों को भी मौत का फंदा चूमने का आह्वान किया था। स्वतंत्रता मिल जाने के बाद वह चुप कैसे बैठ सकते थे। सन 1950 में महाराष्ट्र समाजवादी दल ने अन्न आंदोलन किया था, तब भी वह आगे ही रहे। सन 1955 में गोवा मुक्ति संग्राम के समय यह कहकर आगे बढ़ी कि पलंग पर लेटकर प्राण देने से तो कहीं अच्छा शत्रु से लड़कर मर जाना है।
86 वर्ष की आयु में मई 1966 में बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन पर महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद के समाधान हेतु 5 दिन तक अनशन करके महाजन आयोग की नियुक्ति करवाई। क्रांतिकारी बापट ने केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही कार्य करके जन के मन में अपना स्थान नहीं बनाया, वरन वह साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र में भी सदैव स्मरण किए जाएंगे। हिंदू जाति में फैले हुए छुआछूत के रोग पर जब उनकी दृष्टि गई तो वे अच्छी तरह समझ गए कि जब तक जाति पाति के भेदभाव से देश को मुक्त नहीं कराया जाता, तब तक वह प्रगति की दौड़ में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। लोगों की विचारधाराएं संकीर्ण बनी रहेंगी, फिर अपने समाज और राष्ट्र उन्नति के लिए वे क्या सोच सकेंगे। अतः हरिजनों को स्वर्णों के समान स्थान दिलाने के लिए वह झाड़ू लेकर हरिजन बस्तियों में सफाई करने पहुंचे और स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। धर्म प्राण राष्ट्र में जन्म लेने के कारण वरेण्य क्रांतिकारी बापट की गीता और उपनिषदों में गहरी आस्था थी। गीता के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न किया था। वह कर्म में विश्वास करते थे, केवल कर्म में। फल तो ईश्वर के अधीन है, कर्म करते जाएंगे तो ईश्वर उसे फल अपने आप देगा। योगी अरविंद के डिवाइन लाइफ का उन्होंने मराठी में अनुवाद किया था। सच्चे रूप में भारत को अपनी माँ मानने वाले और उसके रूप को संवारने बनाने का पूर्ण ध्यान रखने वाले क्रांतिकारी बापट 23 नवंबर 1967 को अपने जीवन के 87 संघर्षमय वर्ष पूर्ण करके इस संसार से सदा के लिए विदा हो गए। पुष्प अपनी सुगंध वायु को समर्पित कर टहनी से झड़कर नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार अपनी सारी शक्ति देश सेवा में लगाकर अपना नश्वर शरीर छोड़कर अपने को पंच तत्वों में विलीन कर वह आगे चले गए। युग युगों तक आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन प्रकाश में चलकर अपनी मंजिल पर कदम बढ़ाती रहेंगी। धन्यवाद।